नमस्कार, के न्यूज नेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में लोकल पुलिस अफसरों की मिली भगत। भ्रष्ट अफसरों ने हमले से पहले एयरबेस की रेकी की। तालिबान का अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा। विद्रोही अब राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर। महाराष्ट्र में एंट्री के लिए अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या 72 घंटे के भीतर आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना जरूरी। देश में शुक्रवार को कोरोना के 38,000 नए मामले, 477 लोगों की जान गई। 35,000 संक्रमितों ने बीमारी को मात दी। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम। और कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने वैक्सीन कॉकटेल का विरोध किया। और अब खबरें विस्तार से। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में लोकल पुलिस अफसरों की मिली भगत थी। इन भ्रष्ट अफसरों ने हमले से पहले एयरबेस की रेकी की थी। इनमें से एक ने सुनसान रहने वाले रास्ते की पहचान की थी, जिसका इस्तेमाल हमलावरों ने गोला बारूद, ग्रेनेड, मोर्टार और AK-47 राइफल से ले जाने के लिए किया। यह दावा दो जर्नलिस्ट एड्रियन लेवी और कैथी स्कॉट क्लार्क ने अपनी किताब स्पाई स्टोरीज इनसाइड द सीक्रेट वर्ल्ड ऑफ द रॉ एंड द ISI में किया है। एयरबेस पर यह हमला 2 जनवरी 2016 को हुआ था। भारतीय सेना की वर्दी में आए हथियारबंद आतंकियों ने इसे अंजाम दिया था। वे सभी भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर रावी नदी के रास्ते से आए थे। भारतीय इलाके में पहुंचकर आतंकियों ने कुछ गाड़ियां हाईजैक की और पठानकोट एयरबेस की ओर बढ़ गए। इसके कैंपस की दीवार कूदकर लंबी घास से होते हुए उस जगह पहुंचे जहां सैनिक रहते थे। यहां उनका पहला सामना सैनिकों से हुआ। फायरिंग में 4 हमलावर मारे गए और 3 जवान शहीद हुए। अगले दिन एक IED धमाके में 4 और भारतीय सैनिक शहीद हुए। सुरक्षा बलों को यह पक्का करने में 3 दिन लग गए कि हालात पूरी तरह से उनके काबू में है। भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाकर युद्ध की धमकी दी थी। हालांकि पूरी ईमानदारी से की गई संयुक्त जांच में सामने आया कि लगातार चेतावनी के बावजूद सुरक्षा इंतजाम मजबूत नहीं किए गए। पंजाब की 91 किलोमीटर से ज्यादा सीमा पर बाड़बंदी नहीं की गई। कम से कम 4 रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया था कि नदियों और नाले घुसपैठ के लिहाज से संवेदनशील हो सकते हैं, पर उन पर जाल नहीं लगाए गए। 6 बार लिखित में कहने के बाद भी गश्त नहीं बढ़ाई गई। निगरानी के लिए सर्विलांस टेक्नोलॉजी और मूवमेंट ट्रैकर्स नहीं लगाए गए। किताब में BSF ऑफिसर के हवाले से लिखा गया है कि जमीन पर फोर्स के जवान बहुत कम थे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि कश्मीर में एक्टिविटी बढ़ गई थी। बार बार अतिरिक्त जवान मांगे गए, लेकिन इस डिमांड को नजरअंदाज किया जाता रहा। पठानकोट हमले के लिए भारत में ही 350 किलो एक्सप्लोजिव खरीदा गया था। इसके लिए जैश-ए-मोहम्मद ने भुगतान किया था। इसे आतंकियों तक पहुंचाने वाले उनका भारत आने का इंतजार कर रहे थे। किताब के मुताबिक लोकल पुलिस अफसरों सहित आतंकियों के भारतीय मददगारों पर एयरबेस की रेकी करने का शक था। इनमें से एक पुलिस अफसर ने ऐसा इलाका तलाशा जहां सुरक्षा उपाय कमजोर थे। फ्लड लाइट्स काफी नीचे थी और CCTV कैमरों में कोई कवरेज नहीं था। निगरानी के लिए कोई उपकरण भी नहीं थे। कैंपस के बगल में एक बड़ा पेड़ था। इसकी पहचान एक लिखित रिपोर्ट में खतरे के तौर पर की गई थी। एयरबेस में जांच करने वाले इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक ऑफिसर ने लेखकों को बताया था कि आतंकियों का साथ देने वाले पुलिस अफसरों या उनके किसी मददगार ने दीवार फांदकर दूसरी ओर एक रस्सी फेंकी थी। इसी के जरिए आतंकी 50 किलो गोला बारूद, 30 किलो ग्रेनेड, मोर्टार और AK-47 राइफल लेकर अंदर घुसे। एयरबेस में घुसे आतंकियों ने 2 जनवरी रात 3 बजे हमला किया। अगली शाम तक NSG के जवानों ने 4 आतंकियों को ढेर किया। बाकी बचे 2 आतंकी रुक रुक कर फायरिंग करते रहे। NSG ने 5 जनवरी को ऑपरेशन खत्म करने की जानकारी दी। ऑपरेशन 4 दिन और 3 रात चला। मुंबई हमले में भी NSG को इतना समय नहीं लगा था। तालिबान तेजी से अफगानिस्तान के प्रमुख शहरों पर कब्जा जमाता जा रहा है। विद्रोही अब राजधानी काबुल से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं।
इसके साथ ही तालिबान ने 34 में से 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया। तालिबान सूत्रों ने बताया कि लड़ाके काबुल की सीमा से लगी लोगार की प्रांतीय राजधानी फूल आलम में घुस गए हैं। ये राजधानी काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मतलब सिर्फ 2 घंटे में ही काबुल पहुंचा जा सकता है। इससे पहले शुक्रवार को ही तालिबान ने कंधार और लश्करगाह पर भी अपना कब्जा जमा लिया। तालिबान ने शुक्रवार शाम तक अफगानिस्तान के 19 प्रांतों और उनकी राजधानियों पर कब्जा कर लिया है। इस बीच राजधानी काबुल में सरकार और सैन्य अधिकारियों की सरगर्मी बढ़ गई है। शुक्रवार को ही राष्ट्रपति अशरफ गनी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। इसके बाद उन्होंने इस्तीफा देने की अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि हम तालिबान से मजबूती के साथ लड़ेंगे। तालिबान ने गनी को राष्ट्रपति पद छोड़ने को कहा है। पाकिस्तान भी गनी को लेकर ऐसी ही मांग करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो इतना कह चुके हैं कि जब तक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी नहीं हटेंगे, हम आपसी संबंधों पर कोई बात नहीं करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि बीते 1 महीने में 1000 से ज्यादा आम लोगों की मौत हुई। तालिबान ने पिछले कुछ दिनों में सरकारी मीडिया के प्रमुख समेत कई राजनीतिक हत्याओं को भी अंजाम दिया है। अमेरिका और ब्रिटेन ने अफगानिस्तान के अपने दूतावासों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की घोषणा की है। रूस के दूत ने कहा है कि मॉस्को अभी ऐसी किसी योजना पर काम नहीं कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान की बढ़ती पकड़ के बीच नाटो सहयोगियों ने शुक्रवार को उत्तरी अटलांटिक परिषद में मीटिंग की। गठबंधन ने बैठक में तालिबानी हिंसा की आलोचना की है। साथ ही अफगान सरकार को समर्थन जारी रखने का फैसला किया है। नाटो ने कहा कि हम जमीनी स्तर पर घटनाक्रम का आकलन कर रहे हैं। अफगान अधिकारियों और बाकी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ भी नाटो लगातार संपर्क में है। महाराष्ट्र में एंटी के लिए अब आपको कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज या 72 घंटे के भीतर की RT-PCR रिपोर्ट दिखाना जरूरी होगा। अगर दोनों नहीं है तो 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को नई गाइडलाइन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। गाइडलाइन के मुताबिक महाराष्ट्र में एंट्री के लिए लोगों को 2 शर्तों में से एक का पालन करना होगा। पहली शर्त है, जो लोग महाराष्ट्र जाना चाहते हैं उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज का सर्टिफिकेट साथ रखना होगा। इसमें वैक्सीन की डोज लगे भी 14 दिन होना जरूरी है, यानी आज या कल आपने वैक्सीन की दोनों डोज पूरी की है तो एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी शर्त के मुताबिक 72 घंटे के भीतर की कोरोना नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट रखना होगा। इसके अलावा दोनों में से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करने पर 14 दिन क्वारंटीन में रहना होगा। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट से अब तक 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र में पहली मौत 13 जून को रत्नागिरी में 80 वर्षीय महिला की हुई थी। 2 मौतें रत्नागिरी जिले में हुई। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। जलगांव जिले में सबसे अधिक 13 मरीज हैं। शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 7 मरीज मुंबई में हैं। देश में शुक्रवार को कोरोना संक्रमण के 38,750 नए मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 477 लोगों की जान गई, जबकि 35,740 संक्रमितों ने इस बीमारी को मात दिया। ठीक होने वालों का आंकड़ा 21 दिन में सबसे कम है। इससे पहले 23 जुलाई को 35,144 लोग इस बीमारी से रिकवर हुए थे। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी बढ़ी है। शुक्रवार को 2,521 नेगेटिव एक्टिव केस थे। यह बीते 8 दिन में सबसे ज्यादा है। 5 अगस्त को इसमें 3,623 की बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। अभी 3,81,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। सबसे ज्यादा मामले केरल में दर्ज हुए। यहां 20,452 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जबकि 16,856 लोगों ने इस बीमारी को मात दी। यहां पर 11 दिन बाद इतने कम लोग ठीक हुए हैं। इससे पहले 3 अगस्त को 15,626 मरीज कोरोना से रिकवर हुए। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन साइरस पूनावाला ने वैक्सीन कॉकटेल का विरोध किया है। पूनावाला ने कहा कि बेहतर एफिकेसी के लिए मैं 2 अलग-अलग टीकों के मिश्रण के खिलाफ हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की स्टडी में कोविशील्ड और कोवैक्सीन के कॉकटेल के नतीजे अच्छे मिले हैं। इस सवाल पर पूनावाला ने कहा कि यदि कॉकटेल के टीके लगाए जाते हैं और परिणाम अच्छा नहीं होता है तो हम कहेंगे कि एक और वैक्सीन अच्छा नहीं थी। ठीक इसके विपरीत दूसरी कंपनी कह सकती है कि चूंकि आपने सीरम के टीके को मिलाया है
इसीलिए परिणाम अच्छे नहीं मिले। उन्होंने आगे बताया कि वैक्सीन कॉकटेल के ट्रायल में हजारों लोगों को शामिल किया गया था, जिसमें इसकी एफिकेसी अच्छी नहीं रही। देश में कोरोना वैक्सीन की मिक्सिंग पर हुई पहली स्टडी के नतीजे 5 दिन पहले ICMR ने जारी किए थे। स्टडी में कहा गया कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिक्स डोज से कोरोना वायरस के खिलाफ बेहतर सुरक्षा मिलती है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर होते हैं। પ્રજાના પ્રાણ પ્રશ્નોને વાચા આપે છે કે ન્યૂઝ। વાત ગામડાની હોય કે ખેડૂતના ખેતરની, કૃષિ બજારની હોય કે મોંઘવારીના મારની, મહિલાની મૂંઝવણ હોય કે નાના વેપારીના મનની ગૂંચવણ, વિદ્યાર્થીની વાત, પ્રજાને મૂંઝવતી તમામ વાત એટલે જનતાની વાત। ઉઠાવો ફોન અને ડાયલ કરો। કે ન્યૂઝ રજૂ કરશે જનતાની વાત જનતાના મુખે। દર રવિવારે સાંજે 7:30 થી 9:30 मैराथन माहिती रजू करतो फोन इन कार्यक्रम जनतानी बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। 15 अगस्त में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं। इसकी तैयारियां राजधानी दिल्ली के साथ देश के कई शहरों में जोर शोर से चल रही हैं। दिल्ली के लाल किले पर शुक्रवार को इंडिपेंडेंस डे परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। आगरा में 75 पैराट्रूपर्स के पैरा ब्रिगेड पर्सनल ने शुक्रवार को फ्री फॉल का प्रदर्शन किया। हर साल की तरह लाल किला और इसके आसपास के इलाके, बॉर्डर एरिया और दिल्ली में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने बताया कि किसी खतरे से निपटने के लिए ड्रोन, बलून या कोई और चीज उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को अब ज्यादा किराया चुकाना होगा। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अब मिनिमम और मैक्सिमम किराए की सीमा बढ़ा दी है। इससे एयरलाइंस कंपनियां किराया बढ़ा सकती हैं। कम से कम किराया 10% और ज्यादा से ज्यादा 13% बढ़ेगा। पिछले साल देश भर में लॉकडाउन के बाद मई में सरकार ने हवाई किराए की एक सीमा तय कर दी थी। ऐसा इसीलिए किया गया क्योंकि तब कम संख्या में फ्लाइट चल रही थी। इससे कंपनियां टिकट के लिए ज्यादा पैसा वसूल रही थी। अब जब लॉकडाउन में ढील दे दी गई है और हवाई यात्रियों की संख्या भी बढ़ गई है, तो ऐसे में सरकार ने इस सीमा को बढ़ा दिया है। सरकार ने मिनिमम किराए में 9.83% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है। मैक्सिमम किराया 12.82% बढ़ाया गया है। एविएशन मंत्रालय ने गुरुवार देर रात ऑर्डर जारी कर इसकी जानकारी दी है। सरकार ने जो लोअर कैप यानी कम से कम किराए की सीमा लगाई थी, उसका मकसद कंपनियों को मदद करना था। ज्यादा से ज्यादा किराए की सीमा का मकसद यात्रियों की मदद करना था। मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पर देर रात ड्रग्स तस्करों के एक गैंग ने जानलेवा हमला किया है। इस हमले में एनसीबी के 5 अधिकारी घायल हुए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर है। हालांकि कार्रवाई के दौरान एनसीबी ने 1 करोड़ की ड्रग्स के साथ 2 विदेशी तस्करों को दबोच लिया है। एनसीबी चीफ ने शुक्रवार को बताया कि गुप्त सूचना के बाद उनकी टीम ने वाशी इलाके में एक अड्डे पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान एनसीबी टीम पर ड्रग तस्करों ने हमला कर दिया। हालांकि एनसीबी अधिकारियों ने इस रैकेट के सरगना को धर दबोचा है। बताया जा रहा है कि एनसीबी की टीम पर इसी स्मगलर ने फायरिंग की थी। समीर वानखेड़े ने बताया कि मानखुर्द से लेकर वाशी के बीच में जंगल के इलाके में ड्रग्स का बड़ा रैकेट चलता था। शाम के वक्त में इस जगह पर ड्रग्स का बाजार लगता था। एनसीबी ने सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक यह एक अफ्रीकन गैंग है जो अवैध तरीके से भारत में रहकर ड्रग्स रैकेट चला रहा था। हालांकि हमले की आड़ में कुछ अन्य तस्कर मौके से फरार होने में कामयाब रहे हैं। उनकी तलाशी के लिए एक टीम का गठन किया गया है। फरार हुए आरोपियों के पास भी विदेशी हथियार होने की जानकारी मिली है। इस कार्रवाई में एमडी, हेरोइन और कोकेन भी कमर्शियल मात्रा में जब्त की गई है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में शुक्रवार सुबह लैंडस्लाइड होने से पहाड़ का मलबा चंद्रभाग नदी में जा गिरा। इससे नदी का बहाव रुक गया। नदी का पानी 2 गांवों के कुछ घरों और खेतों में भर गया।
इस घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि पहाड़ का एक हिस्सा धीरे धीरे दरकना शुरू हुआ और फिर मलबे ने नदी का रास्ता रोक दिया। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डायरेक्टर सुदेश कुमार मोक्ता ने बताया कि घटना के बाद एहतियात के तौर पर कुछ गांवों को खाली करा लिया गया है। नदी की धारा रुकने से तरंग और जसरत गांवों के 4 घरों तक पानी पहुंच गया। 30 बीघा खेतों में भी पानी भर गया। 5 गौशालाएं, 1 भेड़ और 1 बछड़ा इसमें बह गए। कुछ समय बाद नदी का बहाव दोबारा शुरू हो गया। सुदेश कुमार ने बताया कि मिट्टी की जांच के लिए सॉइल स्टडी टीम मौके पर भेजी गई है। किसी अनहोनी से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीम को कुल्लू में स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में कहा कि उन्होंने घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की है। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। ट्राइबल डेवलपमेंट मिनिस्टर रामलाल मारकंडा, चीफ सेक्रेटरी राम सुभाग सिंह और डीजीपी संजय कुंडू ने नदी के ब्लॉक होने से बने हालात की समीक्षा की है। ऊपरी हिमालय के टांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनने की वजह से इस नदी को चंद्रभागा कहते हैं। कश्मीर में यह चिनाब के नाम से जानी जाती है। ये सिंधु नदी की एक सहायक नदी है। ये जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से होकर पंजाब और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बहती है। इस नदी का पानी भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सिंधु जल समझौते की शर्त के हिसाब से बांटा जाता है। राजस्थान के जयपुर ग्रामीण जिले बुधवार शाम को 4.5 साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म और तालाब में फेंककर हत्या करने वाले फरार आरोपी को 36 घंटे बाद पुलिस ने शुक्रवार को धर दबोचा है। बुधवार को अगवा हुई बच्ची का शव गुरुवार सुबह 9 बजे पानी में नजर आया। मेडिकल बोर्ड से हुए पोस्टमार्टम में मासूम बच्ची के साथ हत्या से पहले दुष्कर्म की बात भी सामने आई। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। तब जयपुर ग्रामीण एसपी शंकर दत्त शर्मा ने खुद देवली गांव में पहुंचकर कैंप किया। पुलिस की प्रारंभिक पड़ताल में गांव में घर से गायब एक नशेड़ी युवक पर संदेह हुआ। तब जयपुर ग्रामीण जिले के 20 थानों के 600 पुलिसकर्मियों को फरार आरोपी की तलाश में लगा दिया। इनकी कमान एएसपी धर्मेंद्र यादव और कोटपुतली एएसपी रामकुमार कसवा सहित 3 एसपी और 3 डीएसपी को सौंपी गई। पुलिस के साथ स्थानीय ग्रामीण भी आरोपी की तलाश में जुटे। आखिरकार करीब 40 घंटों के बाद दूदू इलाके में लापोडिया के खेतों में खड़ी फसल के बीच छुपे हुए आरोपी को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से धर दबोचा। बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए हमारे साथ। Anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजस्थान में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों में टिकट बांटने के फॉर्मूले को लेकर विवाद शुरू हो चुका है। सचिन पायलट समर्थक विधानसभा चुनाव हारे कांग्रेस उम्मीदवार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समर्थक निर्दलीय विधायक आमने सामने आ गए हैं। पायलट समर्थक हारे हुए उम्मीदवारों ने टिकट वितरण में उनकी राय लेने की मांग रखी है, जबकि टिकट वितरण में निर्दलीय विधायकों की राय को ज्यादा तरजीह दी जा रही है। जयपुर जिले के चुनावों को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पायलट समर्थक नेताओं ने टिकट वितरण में भागीदारी मांगी। बैठक के बाद पायलट समर्थक मनीष यादव और निर्दलीय बाबूलाल नागीर के बयानों में तल्खी साफ दिखी। शाहपुरा से विधानसभा चुनाव हार चुके पायलट समर्थक नेता मनीष यादव ने कहा कि पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में हमें टिकट दिया, उसमें हार गए, लेकिन उसके बाद हमारे साथ सौतेला बर्ताव हो रहा है। आज भी हमने प्रदेशाध्यक्ष के सामने पक्ष रखा है कि पंचायत चुनाव में सिंबल देने की जिम्मेदारी विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों को सौंपे। पंचायत चुनावों में टिकट उस वक्त व्यक्ति को मिलना चाहिए जो विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ था। उन कार्यकर्ताओं को टिकट मिले जिन्होंने विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए काम किया। हम कार्यकर्ताओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं।
मध्य प्रदेश में इंदौर की सड़कों पर भीख मांगने का नया तरीका सामने आया है। गैंग का एक सदस्य 25 साल का युवक है। वह दिव्यांग बनकर LIG चौराहे पर भीख मांग रहा था। उसे देख ट्रैफिक कर्मी ने सोचा इसका नकली हाथ बनवाकर ठीक करवा देंगे। जैसे ही उसने हाथ देखना चाहा तो युवक ने झपट्टा मारा और भाग निकला। सिपाही ने पीछा कर उसे पकड़ा तो उसकी पोल खुल गई। देखा तो उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। उसने भीख मांगने के लिए कुर्ते में हाथ इस तरह छिपाया था कि देखने वालों को लगे कि वह दिव्यांग है। कटे हाथ का स्ट्रक्चर भी तैयार कर रहा था। उसने कबूला। ऐसी गैंग को ट्रेस कर दिल्ली पुलिस ने वहां से कार्रवाई कर भगाया गया था। इसके बाद वह इंदौर सहित कई जिलों में आ गए हैं। यहाँ उसने बताया कि अभी दिल्ली पुलिस ने झूठ बोलकर दिव्यांग बनकर घूमने वालों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। कुछ लोगों को जेल भी भेजा है। इससे डरकर ही ये लोग भागकर इंदौर समेत कई जिलों में भाग आए। यहाँ इनके साथ दूसरी गैंग भी पैरेलल चलती है जो एक्सीडेंट का झूठ बोलकर कार वालों के पर्स और मोबाइल छीन कर ले जाते हैं। ऐसी एक गैंग को इंदौर पुलिस ने भी पकड़ा था। बच्चों में एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए शुरू किया गया सीरो सर्वे 5 दिन में ही खत्म हो गया। 5 दिनों में 2000 से ज्यादा बच्चों के सैंपल लिए गए। खास बात यह है कि इनकी टेस्टिंग भी इंदौर में होगी। इसके लिए शनिवार को नेशनल डिजीज कंट्रोल दिल्ली से मशीन आएगी। संभव है कि सैंपल भी शनिवार से ही टेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। शहर के विभिन्न वार्डों में रैंडम ऐप बेस के आधार पर जरिए शुरू किए गए इस सीरो सर्वे में टीमों को 2 दिन परेशानियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान पता ढूंढने के साथ बच्चों और उनके माता पिता के राजी नहीं होने के कारण कम सैंपलिंग हुई थी। इसके बाद एक वार्ड में 2-2 टीमें भेजी गईं और बच्चों और माता पिता का मनोबल बढ़ाकर उनकी भ्रांतियां दूर की गईं। इस तरह 3 दिन में तेजी आई। गुरुवार तक 1837 सैंपल ले लिए गए थे। शुक्रवार को टीमों ने फिर सर्वे शुरू किया और 2000 का टारगेट पूरा किया। इसके साथ ही पूरा डेटा कंपाइल कर लिया गया। अब इन सैंपलों को टेस्ट के लिए जाना है। डीन डॉक्टर संजय दीक्षित ने बताया कि शुक्रवार को 110 सैंपल लिए गए। इनके सहित अब तक 2003 सैंपल ले लिए गए हैं जो विभिन्न क्षेत्रों के बच्चों के हैं, जो 18 वर्ष तक के बच्चों के अलग अलग समूहों के हैं। शनिवार को NCDC दिल्ली से मशीन आ जाएगी जिसे MGM मेडिकल कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी लैब के पास स्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही पर्याप्त मात्रा में किट्स भी मंगाई हैं। दोपहर को मशीन एक्सपर्ट्स द्वारा स्थापित कर पहले ट्रायल लिया जाएगा। इसके बाद बच्चों के सैंपल टेस्ट किए जाएंगे। 2-3 दिनों में इसकी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। भोपाल में कोलार लाइन बिछाने के काम में ट्रैफिक और बारिश बड़ा अड़ंगा साबित हो रहे हैं। पुराने शहर में करीब 400 मीटर हिस्से में लाइन बिछाई जानी है, लेकिन समस्या ये है कि सुबह से रात तक यहाँ ट्रैफिक का दबाव ज्यादा होता है। उधर कलियासोत नदी के पुल पर भी पाइप नहीं डाली जा सके हैं। इस कारण 3% काम 1.5 महीने में भी पूरा नहीं हो पाया। अब 15 सितंबर लास्ट डेडलाइन तय की गई है। काम पूरा होते ही भोपाल की 10 लाख आबादी को कोलार लाइन से बिना किसी दिक्कत के पानी मिलेगा। 2017 से अब तक 7 बार डेडलाइन बढ़ाई जा चुकी है। भोपाल के आधे हिस्से को पानी पिलाने के लिए निर्माणाधीन नई कोलार ग्रेविटी और फीडर पाइपलाइन की लास्ट डेडलाइन 15 अगस्त तय की गई थी, लेकिन काम नहीं हो पाया। अमृत योजना के तहत 136 करोड़ रुपए खर्च कर नई ग्रेविटी लाइन और फीडर लाइनों को बदला जा रहा है ताकि कोलार लाइन से पानी बिना किसी दिक्कत के हो सके। कोलार लाइन से शहर के 50% हिस्से में पानी की सप्लाई की जाती है। यह प्रोजेक्ट काफी मायने रखता है। बावजूद लेट लतीफी के कारण काम पूरा नहीं हो पा रहा। इधर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है क्योंकि 40 साल पुराना वाटर सप्लाई नेटवर्क हर कभी दिक्कतें खड़ी कर देता है। कई बार तो 2-3 दिन तक आधे शहर में पानी की सप्लाई नहीं होती है और लोग परेशान होते हैं। MP में बीजेपी युवा मोर्चा आजादी के 75 साल पूरे होने को लेकर अमृत महोत्सव मनाएगी। मोर्चा 15 अगस्त को प्रदेश के प्रमुख चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर सामूहिक राष्ट्रगान का आयोजन करेगी। इसके साथ ही 3 दिन तक प्रदेश में युवा संकल्प यात्राएं भी निकाली जाएंगी। इस दौरान लोगों को मोदी और शिवराज सरकार की उपलब्धियां और योजनाएं बताई जाएंगी। विपक्ष के अड़ियल रवैये से भी अवगत कराया जाएगा। 15 अगस्त 2022 को आज़ादी के
75 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए 75वीं वर्षगांठ से एक साल पहले यानी 15 अगस्त 2021 से इन कार्यक्रमों को शुरुआत की जा रही है। यह आयोजन पूरे देश में किए जाएंगे। इसको लेकर केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यक्रमों की रूपरेखा भी राज्य संगठनों को भेजी है। पवार के मुताबिक प्रदेश में 15, 16 और 17 अगस्त को 292 युवा संकल्प यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।